प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेटिव स्टडी पर। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 का 10 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि लोक कलाकार महावीर गुड्डू का संबंध किस राज्य से है। तो ये हरियाणा से संबंधित है। महावीर गुड्डू का संबंध हरियाणा से ये है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या टेनिस कोर्ट की डबल्स मैच के लिए चौड़ाई कितनी होती है। तो टेनिस कोर्ट की डबल्स मैच के लिए चौड़ाई 10.97 मीटर होती है। ठीक है। अब यहाँ से 4 प्रश्न बन जाता है, ये आपको याद रखना है। ये हुआ डबल्स मैच की चौड़ाई। ठीक है। टेनिस कोर्ट की डबल्स मैच की चौड़ाई 10.97 मीटर होती है। अब जिनका एग्जाम अभी बाकी है वो सभी चीज़ें यहाँ एक्स्ट्रा फिक्स पे ध्यान रखना है। ठीक है। बात कर लेते हैं पूरी इसके मैच की कितनी कितनी चौड़ाई होती है। ठीक है। देखिए, सिंगल मैच के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई जो होती है वो 23.77 मीटर होती है। ठीक है। सिंगल मैच के लिए पहले बात कर रहे हैं, लंबाई 23.77 मीटर होती है और चौड़ाई जो होती है 8.23 मीटर होती है। ठीक है। ये सिंगल मैच के लिए लंबाई 23, एक मोटा मोटी याद रखिएगा 23 मीटर बोलिएगा, अपने उस समय ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है। तो 23 मीटर और चौड़ाई जो होती है वो 8 मीटर होती है। ठीक। वहीं डबल्स मैच के लिए लंबाई जो होती है वो 23 मीटर होती है, यानी कि सिंगल और डबल दोनों मैच के लिए लंबाई जो होती है वो सेम होती है। ठीक। और चौड़ाई में अंतर होता है। चौड़ाई इसका डबल मैच के लिए चौड़ाई इसकी ज़्यादा होती है, 10.97 मीटर होती है चौड़ाई। ठीक है। सिंगल मैच के लिए चौड़ाई 8.23 मीटर होती है। ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोना में कितने पॉइंट मिलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि लोना में कितने पॉइंट मिलते हैं। तो लोना एक शब्द है, कबड्डी में होता है, इसमें 2 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है। कबड्डी में लोना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जब विरोधी टीम के सभी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। इस स्थिति में आउट होने वाली टीम को 2 अंक का बोनस मिलता है, इसे लोना कहा जाता है। अगर कोई टीम विरोधी टीम के साथ सभी 7 खिलाड़ियों को आउट कर देती है तो उसे ऑल आउट यानी लोना के जरिए 2 अतिरिक्त अंक मिलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, और चीज़ें क्या, 7 खिलाड़ी, यानी कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 32 से किससे संबंधित है। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। लगातार अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको। अनुच्छेद से और संविधान और भाग और अनुसूची, ये पूरा एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वहाँ से ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। जो लोग नहीं देखे वहाँ जाकर जरूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी उसको शेयर कर दिए। ठीक है। बहुत ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आपको अलग अलग से टॉपिक वाइज ट्रेंडिंग टॉपिक का वीडियो बना दिए हैं। जो लोग भी नहीं जुड़े हैं वो जाकर टेलीग्राम में या तो वीडियो जाकर ट्रेंडिंग टॉपिक का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। बात कर लेते हैं जैसे मौलिक अधिकार, अभी कितने 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन सा है। समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29-30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है ना, 32 से 35 तक है। ठीक है। इसी अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, है ना। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, तो अनुच्छेद 32 को ये कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सितंबर 2024 तक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन थे। तो सितंबर 2024 तक थे गिरीश चंद्र मुर्मू। फिर अभी वर्तमान में कौन है, तो संजय मूर्ति है। ये पदभार ग्रहण किया कब, 18 नवंबर 2024 से। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और इसका पदभार ग्रहण मतलब इसका शपथ कौन दिलाता है, तो नियुक्ति करते हैं कौन इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। और ये सीएजी जो है ये किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। सीएजी जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये क्या करता है, भारत का जो लेखा जोखा ये सब इसका हिसाब किताब यही करता है सीएजी। ठीक है। और ये अनुच्छेद 148 ये याद रखना है। अगर पूछे कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 76 के तहत करता है। ठीक। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, साल 2024 में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो नीना प्रसाद को ये सम्मानित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर नीना प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा हुआ है, ये इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हम्पी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है। या तो कर्नाटक के महोत्सव से पूछा गया था, कुछ अलग भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये दोनों का आपको यहाँ पर जो महोत्सव है अभी सभी आपको डिटेल में बताते हैं। ठीक है। ताकि आपके आने वाले एग्जाम में अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी पूछे तो आपसे बन जाए। देखिए, कर्नाटक में मनाए जाने वाले कुछ प्रसिद्ध त्यौहार कौन कौन सा है, गणेश चतुर्दशी, कर्नाटक राज्योत्सव, करगा या तो कुर्ग भी इसे बोला जाता है। ठीक है। करगा, उगादी और कनकदास जयंती और हम्पी उत्सव ये कर्नाटक में मनाया जाने वाला है। अब गणेश चतुर्दशी जो है, अब देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे थोड़ा सा हार्ड होगा ना, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये त्यौहार ये कितने दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है। ये कब मनाया जाता है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना आपको। गणेश चतुर्दशी जो है
ये जो कर्नाटक में मनाया जाता है, यह त्यौहार भगवान गणेश की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार 10 दिनों तक चलता है। कर्नाटक राज्योत्सव की बात करें तो यह त्यौहार साल का 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसे कन्नड़ स्थापना दिवस या तो कन्नड़ दिवस भी कहा जाता है। इस दिन कन्नड़ झंडा फहराया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। करगा या तो कुर्ग की बात करें तो करगा जो है ये एक लोक नृत्य उत्सव है। यह महाभारत की पात्र द्रौपदी को समर्पित है। किसको समर्पित है ये करगा उत्सव? ये द्रौपदी को समर्पित है। उगादि की बात करें तो इसे गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। गुड़ी पड़वा कहाँ का? महाराष्ट्र का है, ठीक है, लेकिन इसे भी उगादि को गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। और यह हिंदू नव वर्ष है। इस दिन लोग नई चीज़ें खरीदते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का प्रमुख जो उत्सव है, त्यौहार है, वो है तिरुपति माला ब्रह्मोत्सव, उगादि और विशाखा उत्सव। ये सब आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि किस पंचवर्षीय योजना का महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ना, ये जाना जाता है। दूसरी यहाँ होगा क्या? दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है। आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में पूरा डिटेल में ना वीडियो बनाया हुआ है। पंचवर्षीय योजना से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। जो भी उस वीडियो को नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन वहाँ से निश्चित रूप से हर शिफ्ट में वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, इसलिए वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। एक बार और हम सारे ट्रेंडिंग टॉपिक को टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो जैसे कि पंचवर्षीय योजना, जो पहली पंचवर्षीय योजना वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्रता यानी आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है और सभी चीज़ें आपको डिटेल में पूरा डिटेल में बताया हुआ आपको। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में वैश्विक आबादी के लगभग कितने लोगों तक सुरक्षित स्वच्छ पेयजल का अभाव था? तो ये लगभग 2 बिलियन लोगों तक ये 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार सुरक्षित पेयजल नहीं पहुंच पाता था, है ना। 2 बिलियन लोग या तो 26% लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि टेक्टोनिक प्लेटें कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती हैं। अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित प्लेटें होती है, ये 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में भारत का कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथन है। नेक्स्ट आया था कि विज्ञान में भी का क्या दर्जा, साइंस में भी क्या दर्शाता है? तो वेग दर्शाता है। वेग को क्या बोलते हैं? समय के संबंध में निकाय के विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। वेग का जो होता है एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है, जिसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और त्वरण का एसआई मात्रक पूछे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि किसी राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक किसके सिफारिशों पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य का राज्यपाल के सिफारिशों पर यह प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए ये हुआ किसी विधानसभा में, और यही ठीक ऊपर पूछा अगर जाए लोकसभा में तो किसके सिफारिशों पर? राष्ट्रपति के सिफारिशों पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोई विधेयक, धन विधेयक, राज्य की बात कर रहे हैं अभी, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये करेगा विधानसभा अध्यक्ष है ना, राज्य का विधानसभा अध्यक्ष करता है। वहीं केंद्र में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और जो ये धन विधेयक है वे केवल विधानसभा में पेश किया जाता है और ऊपर में केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ये दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या? सुरेंद्र मोहन मिश्र और गोदावरी सिंह कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड जो है 2024 पुरस्कार विजेता है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये सुरेंद्र मोहन मिश्र और गोदावरी सिंह को इसको है ना पद्मश्री अवार्ड मिला, ये किस राज्य से हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित है। देखिए पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन लगातार आ रहा है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। पद्म अवार्ड 2024 के बारे में अभी पूछा जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये 25 जनवरी को 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, टोटल 132 लोगों को, ठीक है, जिसमें 5 है पद्म विभूषण, 17 है पद्म भूषण, 17 5 बास हो गया, और 110 है पद्मश्री अवार्ड, यानी कि 132 लोगों को पद्म अवार्ड पूरा टोटल दिया गया है। इसमें पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है, इसका नाम याद रखना है, बैजंती माला है ना, और चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्म सुब्रमण्यम, ठीक है। बैजंती माला ये कला के क्षेत्र में तमिलनाडु के है, और चिरंजीवी आंध्र प्रदेश का है। ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पद्म भूषण ये 17 लोगों को मिला पद्म भूषण, तो इसको मोटा मोटी आपको सरसरी निगाहों से ध्यान रखना है कि इसे पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। फातिमा बीबी है, एन कामा है, मिथुन चक्रवर्ती है, सीताराम जिंदल है, और किस क्षेत्र में मिला ये भी ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, है ना। और अश्विन वालचंद मेहता है, यंग लियू है, सत्यव्रत मुखर्जी है, राम नाइक है,
जो कि महाराष्ट्र से हैं, और तेजस मधुसूदन पटेल है, और ओलान चेरी राजगोपाल है, दत्तात्रेय अंबाबास या तो उर्फ राजदत्त है, तोगदान रिनपोछे है ना, इसको रिनपोछे ये लद्दाख से हैं, और प्यारे लाल शर्मा ये कला क्षेत्र में महाराष्ट्र से हैं, चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर को मिला है, और उषा उत्थुप को मिला है, विजयकांत को मिला है, और कुंदन व्यास जो कि साहित्य के और एवं शिक्षा के पत्रकारिता के क्षेत्र में ये महाराष्ट्र के कुंदन व्यास को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ठीक, और ये सब पुरस्कार जो है देखिए देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, उसके बाद दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, उसके बाद तीसरे नंबर पर पद्म भूषण, चौथे नंबर पर है पद्मश्री अवार्ड। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी से कुछ क्वेश्चन आया था कि मुद्रा के पर्यायवाची क्या होता है, तो मुद्रा का पर्यायवाची होता है मोहर, सिक्का, अंगूठी, छाप, रुपया, अशरफिया। तो इसमें से ऑप्शन जो भी होगा आंसर आप लगा सकते हैं। उत्कर्ष का शब्द का विलोम पूछा था, तो उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष हो जाता है। उत्कर्ष का मतलब होता है क्या, उन्नति और विकास होता है, और अपकर्ष का मतलब होता है कि अवनति और हीनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, उधार शब्द का विलोम क्या है, तो उधार का शब्द का विलोम होता है नगद होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आज के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्ट के साथ, और सबसे जो लास्ट का थर्ड शिफ्ट होगा उसमें टोटल ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आएंगे, और उसमें पूरा डिटेल में सभी शिफ्ट का और मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।